जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसमें हम बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके थे। आज हम अपने पहुंच चुके हैं परिवहन तंत्र, यानी परिवहन तंत्र हृदय के बारे में हम आज इसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हृदय में पढ़ने से पहले हमें परिवहन तंत्र के कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे क्या क्या चीज़ हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यदि देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रुधिर, यानी ब्लड को हमें पूरा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। ब्लड क्या होता है, ठीक है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे ब्लड में सुने होंगे आप प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा की फुल हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद रुधिर कोशिकाओं के हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। रुधिर कोशिकाओं में जैसे आप सुने होंगे आरबीसी का नाम सुने होंगे, किसका नाम, और क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का नाम सुने होंगे, प्लेटलेट्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स हो जाएगा, इन सब का नाम सुने होंगे। इन सब को हम क्या करने वाले, इस वीडियो में आज कवर अप करने वाले हैं डिटेल में। और कभी भी आएगा क्वेश्चन तो रुधिर का आपका क्या होगा, एक 60 नोट में आपका क्वेश्चन आएगा। रुधिर क्या होता है, इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें आज रुधिर के बारे में पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं परिवहन क्या होता है। देखिए, आप यदि स्टार्ट से पढ़ते आए होंगे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पाचन पढ़ा। क्या पढ़ा, पाचन पढ़ा। पाचन से ऊर्जा किससे मिली, पाचन से जो श्वसन किए उससे हमें क्या मिली, ऊर्जा मिली। अब ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कराना है, मतलब पेट में तो रखना नहीं है, पूरे शरीर में पहुंचाना है। तो उसके लिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, एक परिवहन तंत्र होना चाहिए। परिवहन तंत्र मतलब जैसे बस परिवहन बोला जाता है, रेल परिवहन बोला जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर एक परिवहन होता है, जो यानी नस होती है, एक रास्ता, और हृदय होता है, एक पंप की तरह काम करता, खून होता, एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को लेकर जाने का काम करता है। तो यानी श्वसन से, ठीक है, श्वसन में भोज्य पदार्थ खा लिए, भोज्य पदार्थ से जो भी ऊर्जा, श्वसन में जो भी ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को एक स्थान से कहां पर आने जाना है, दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी परिवहन कहलाती है। क्या कहलाती है, परिवहन। तो परिवहन को हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो परिवहन क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा तुम्हारे पास परिवहन में देखा जाए तो लिखा, सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने अथवा वहां से उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को वहन, या आपका एक नाम से आता है संवहन, या परिवहन के नाम से भी जाना जाता है। यदि कहेगा परिवहन किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेगा, ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। अब ये किसके थ्रू जाएगा, वो खून के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू जाएगा। अब वहां से जो भी उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ है, यानी अतिरिक्त पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, वहाँ से प्राप्त करके एक निश्चित स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को चाहे हम वहन बोल सकते हैं, चाहे संवहन बोल सकते हैं, चाहे परिवहन, यानी या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, हम परिवहन बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, परिवहन। तो आशा करते हैं परिवहन की परिभाषा आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, परिवहन तंत्र क्या होता है, यानी रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र, रुधिर जिस तंत्र में, मतलब जिस सिस्टम में, जिस अंग में क्या कर देता, फ्लो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, रुधिर परिवहन तंत्र बोलते हैं। कौन सा तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र बोला जाता है। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। रुधिर परिवहन के लिए सभी जंतुओं में से एक विशेष प्रकार की श्रवण वाहिकाएं होती हैं, ये परिसंचरण तंत्र कहलाती है। मतलब क्या कहते हैं, जितने भी दुनिया में जंतु हैं या कोई जीव है, उनके लिए एक स्पेशल तरह का क्या कर देती है, विशेष प्रकार की वहन यानी वाहिकाएं होती। वाहिकाएं मतलब जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं, ठीक। नस होती जो क्या कर देती है, विशेष प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है, वे परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं, ठीक। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के लिए रुधिर तथा लिम्फ तंत्र होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ तंत्र, हमें जिसे लिम्फेटिक सिस्टम, इसे हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें रुधिर के बारे में पूरा स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक।
तो ये आपको समझ में आया। अब परिवहन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। सबसे पहले रुधिर, तो रुधिर के बारे में हम ब्लड के बारे में नीचे पूरा डिटेल में आखिर देखेंगे, फ्लो चार्ट वगैरह सब। उसके बाद रुधिर को बहने के लिए कोई ना कोई नस चाहिए, नस चाहिए तो नस में हमें धमनियाँ पढ़ना पड़ेगा, सिरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पंप करने के लिए आपके पास चाहिए हृदय। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए जो भी ऊर्जा मिली है, जैसे मान लेते हैं आपके पास घर हो गया, मान लेते 2 तल्ला 3 तल्ला घर बनवा दिया आप ये क्या करिए, हर एक कमरे में मान लेते 1 फ्लोर हो जाएगा, 2 फ्लोर 3 फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, 1-2 पाइप लगा देंगे, या यहाँ पर क्या लगा देंगे, मोटर लगा देंगे, क्या फिर मोटर लगा देंगे। ये मोटर क्या करेगा, पानी जो भी ऊपर टंकी में पहुँचाने का काम करेगा, और एक पाइप और लगाई जाएगी जो पानी को हर एक कमरे में ले जाने का काम करेगी, इससे पानी जाएगा और इससे पानी क्या होगा हमारे शरीर में, यानी घर में वापस जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, टंकी हो जाएगी। तो ये जो बताइए मोटर है, तो हमारे शरीर में मोटर की तरह क्या भर दिया गया, हृदय भर दिया गया, ठीक। अब ये जो 2 नसें हैं, एक धमनी एक सिरा, तुम सिंपल सा मानो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। एक में ब्लड जाता है, एक में ब्लड आता है, ठीक। अब ये कहाँ पहुँचाते हैं, और इस टंकी को मानो हमारी पूरी शरीर है, क्या मानो पूरी शरीर है। यही तुम्हारे पास सिस्टम जो हमारे घरों के अंदर वायरिंग में होता है, उसी तरह से सेम टू सेम हमारे हृदय शरीर में और नस में, और जो लेकर जाती है, और इसमें जो पानी बह रहा है उसी को हम क्या मानते हैं, जो पानी बह रहा है उसे हम क्या मानते हैं, रुधिर मानते हैं। क्या मानते हैं, रुधिर मानते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमारे घर के अंदर होता है, उसी तरह से हमारे हृदय मतलब शरीर के अंदर भी ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा। तो वही चीज़ लिखा है, हृदय हमारे शरीर के अंदर होते जो पंप करने का काम, जस्ट लाइक ये मोटर की तरह काम करते हैं। उसके बाद धमनियाँ तथा सिरे, किसी में शुद्ध रक्त बहता, किसी में अशुद्ध रक्त। उसके बाद किस पे आते हैं, हृदय के बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबको क्या कर देंगे एक वाइज, सबसे पहले हमारा जो लेक्चर रहेगा रुधिर पे रहेगा, उसके बाद धमनियाँ व सिरों पे रहेगा, एक लेक्चर रहेगा हृदय पे। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहेगा मगर आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, रुधिर के बारे में। अब रुधिर क्या होता है इसे ध्यान से सुनिए। रुधिर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, ठीक है। रुधिर ब्लड, या कहीं कहीं से क्या बोला जाता है, रक्त लिखा रहता, तो बात वही है, रक्त रुधिर ब्लड बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक मतलब एक तरल पदार्थ होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक पूरे शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम होता है। जैसे आपको दिखा दें, बुक में देखे होंगे ऐसे रुधिर, ऐसे देखेंगे, देखिए ये ब्लड है, ठीक है। कहते हैं नस में ऐसे ब्लड होती है, ये तुम्हारे पास यानी आरबीसी है, और ये जो इस शेप का बनाया गया है डब्ल्यूबीसी रेगुलर शेप का होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो दिखाई जा रही है उसी को क्या बोलते हैं, ये तरल संयोजी ऊतक होते हैं। इसके अंतर्गत प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं आती, क्या आती हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं आती, मतलब ब्लड के अंदर देखा जाए तो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रुधिर यानी प्लाज्मा हो गई, और रुधिर कणिकाएं हो गई, ठीक। अब प्लाज्मा क्या होता, मतलब हमारे ब्लड का जितना पानी वाला पदार्थ होता है सब तुम्हारे पास क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ध्यान दोबारा सुनिए, कहते हैं हमारे शरीर में 60 से लेकर 70% वाटर पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड में, ठीक, पानी वाला पदार्थ पाया जाता है सब प्लाज्मा होता, और जितने शेष पदार्थ होते रुधिर कणिकाएं होते हैं। रुधिर कणिकाओं के अंदर इन सब कुछ चीज़ों को कंसीडर किया जाता है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, और श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये सामने आपके पास हो जाएगा प्लेटलेट्स, ये सामने दी रखी है। अब देखिए ध्यान से सुनिए ये क्या कह रखा है। प्लाज्मा पे आते हैं। ये प्लाज्मा देखा जाए तो टोटल कितने परसेंट, 90% इसमें क्या होते हैं, आपके जल होते हैं। क्या परसेंट होते हैं, यानी प्लाज्मा में देखा जाए तो 90% जल होते हैं। और देखा जाए जो 10% होते हैं, प्लस में देखा जाए तो 10% आपके पास क्या होते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कार्बनिक, क्या लिख दिए, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, या तुम पदार्थ भी लिख सकते हो, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये सारी चीज़ें होते हैं। और अकार्बनिक, इसमें क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, इसमें देखा जाए तो आप सुने होंगे हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, जो प्लाज्मा में घुलनशील होता है, ठीक है। और देखा जाए दूसरा तुम्हारे सुने होंगे प्रोटीन। अब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन कौन कौन से होता है, जैसे ब्लड को थक्का बनाने के लिए एक हिपेरिन नामक होता है, प्रोथ्रोम्बिन नाम होता है, फिब्रोनिजन नाम का होता है। ये सब प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो हवा के कांटेक्ट में आते ही क्या कर देते हैं, हवा के संपर्क में आते ही ब्लड को थक्का, मतलब
थक्का मतलब समझते हो, जमाने लगते हैं, कहते हैं यार चोट लगे कुछ समय के बाद ब्लड अपने आप थक्का बना के उसे बंद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती। उसके बाद तुम सुने होंगे हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो पाचन तंत्र में आप पढ़े, जो प्लाज्मा में घुलनशील होते हैं। ठीक, फिर देखा जाए तो तुम्हारे पास प्रोटीन हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब याद रखिए हमारी पूरी बॉडी जो बैलेंस कर रखी सब हार्मोनल लेवल पे हो रहा है। अब हार्मोन में थोड़ा सा यानी इम्बैलेंस होगा तो जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोन। के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो प्लाज्मा में घोल दिए जाते हैं, प्लाज्मा उसे पहुँचाकर जहाँ पहुँचाना रहता है उसे पहुँचा देता है। तो इतने पदार्थ हमारे पास हो गए टोटल इसमें दोबारा सुनिए, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है, 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है, उसके अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इतना नाम नहीं याद रहेगा तब बोल देंगे 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट देखा जाए रुधिर कणिकाओं में क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाएं आती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं आती है, प्लेटलेट आती हैं, रुधिर कणिकाएं के अंतर्गत आती हैं। तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ लेने के बाद आपको देखिए मेनली हमारा यहाँ पर आ जाते हैं, जिसपे आपका मेनली यहाँ से आ जाते हैं। अब ये होता क्या, ध्यान से सुनिए, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हम सबसे अब एक एक की स्टडी हम करेंगे तो ये हमारा ब्लड वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो सुने होंगे प्लाज्मा है भैया, प्लाज्मा का होता हो ब्लड के अंदर जो भी तुम्हारे पास तरल पदार्थ होता है, क्या होता है, तरल पदार्थ होता, सब कुछ क्या होता है आपका प्लाज्मा होता। तो लिखा प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता। प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर जो पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लगभग 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। अभी हम क्या बोले हैं, 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं, जो सामने आपके यहाँ से दिया गया है। फिर क्या दे रखा, प्लाज्मा में पचे हुए पोषण पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, एंजाइम हो गए, एंटीबॉडी आदि घुले रहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो प्लाज्मा जो होते हैं वो पोषक पदार्थ जो भी आप पाचन से जो प्राप्त किए हैं वो पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन यानी अमीनो एसिड हो गया, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम, एंटीबॉडी जो दवा होती, सब कुछ हमारे प्लाज्मा के अंदर घोल दी जाती है। तो ये प्लाज्मा के इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। सिंपल सा समझिए, प्लाज्मा पीले रंग का पदार्थ होता है जिसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते, इसमें पचे हुए पोषण पदार्थ उपस्थित होते हैं। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, यदि मान लेते प्लाज्मा पे आए 60 नोट 2 नंबर में, तो प्लाज्मा के बारे में इतना थोड़ा सा लिख के प्लाज्मा का नीचे जो कार्य दिया गया इसे लिख के आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, प्लाज्मा ऊतकों को, कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा यानी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ को हटाने का काम करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो प्लाज्मा ऊतकों को, कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कोशिकाओं से, ठीक है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ को हटाने का काम करता है। मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जो भी भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन है वो कोशिका तक पहुंचाने करेगा, क्योंकि भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मिलेगी और ऑक्सीजन से हमारा कोशिका क्या करेगी, शोषण करेगी। तो ये दोनों काम करने का काम इन्हीं का होता है, प्लाज्मा का। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, प्लाज्मा हार्मोन विटामिन एंटीबॉडी आदि का संवहन करता है। हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो जो भी हार्मोन होते हैं, जो भी विटामिन होते हैं, जो भी एंटीबॉडी होती है, ये सब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया किसके अंतर्गत होती है, प्लाज्मा के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट में प्लाज्मा में घुले प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, फिब्रोनोजन बोलते हैं, रुधिर का थक्का बनाने के लिए जरूरी होता है। जैसे हमारा रुधिर क्या हो जाता है, चोट लगती है कुछ समय के बाद थक्का बन जाता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रोनोजन होता है, हिपेरिन होता है, ये सब क्या कर देते हैं, रुधिर को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी इनके बारे में। तो इतना हमारे पास था प्लाज्मा और प्लाज्मा के कार्य के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट में देख लेते हैं आपका क्या होगा, रुधिर कणिकाएं। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चलिए जिससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा यदि कहेंगे इनका सेपरेट वीडियो बनाने के लिए तो एक पेज का हम आरबीसी पे आपको एक
पूरा पेज पे, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, तो हमने शॉर्ट में लिखा है, पूरा डिटेल में लिखने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो वैसा क्यों होता है जो अभी यहाँ पर दिखाए ना। ये देखा जाए तो डिस्क शेप का, देखो बीच में पिचका हुआ देखा जाए, साइड साइड में मोटा होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है, ठीक है, इसका भी रीजन है। तो उन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम ये लेक्चर आधे घंटे का अकेले ले लेगा। ये कौन, आरबीसी। अब क्या होता है आरबीसी, जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, इसके दूसरे नाम से जाना जाता है इरिथ्रोसाइटिस, यानी क्या बोलता है, इरिथ्रोसाइटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स जिसे हम कहते हैं, जिसका ये साइंटिफिक नेम है, यानी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर इसका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। अब लिखा लाल रुधिर कणिका, ये एक्चुअल में लाल कलर का क्यों होता है, जैसे ब्लड आपको कट गया तो लाल निकलता है, क्यों, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, एक रंजक पाया जाता है। लिखा हीमोग्लोबिन के कारण लाल हमारे पास रंग का होता है, मतलब रुधिर कोई पूछेगा लाल कलर का क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक यानी एक रंजक पाया जाता है, जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो भी रुधिर होता है हमारा लाल कलर का होता है। देखिए नेक्स्ट में दे रखा, हीमोग्लोबिन श्वसक रंजक नामक यौगिक होता है, जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एक्चुअल में कहने का मतलब क्या कर रहा है, यदि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा आपका हीमोग्लोबिन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करता है, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करता है, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करता है, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करता है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर क्या लिखा, युवा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, मतलब मैच्योर आरबीसी रहेगी तो उसके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। कोई पूछेगा, ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है, मैच्योर आरबीसी में मतलब जो यंग आरबीसी होती है उसमें किसी भी तरह का यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, यदि केंद्रक रहेगा तो बीच में वो जगह घेरेगा, तो जिससे ऑक्सीजन हमारे आरबीसी में ज़्यादा अमाउंट में घुल नहीं पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर आरबीसी को केंद्रक को हटाकर ऑक्सीजन भर दिया जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन पूरे शरीर में आरबीसी पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए नहीं होता। आरबीसी की उम्र जो होती है 100 से लेकर 120 दिन तक जीवित रहता है, मतलब आरबीसी देखा जाए 100 से लेकर 120 दिन के अंदर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब तुम सोचो हमारे कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर कितनी आरबीसी पर डे मर रही हैं, कब कितनी आरबीसी नया बन रही हैं, ठीक है। आरबीसी मृत, ठीक है, मृत आरबीसी को स्प्लीन में नष्ट कर दिया जाता है। स्प्लीन मतलब जिसे हम तिल्ली बोलते हैं। अब कोई पूछेगा यानी आरबीसी का कब्रदाह किसे कहते हैं, तो इसे स्प्लीन यानी तिल्ली को कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी की तुम्हारे पास ये कंपटीशन वगैरह, ये जब देखा जाए तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, तो ये मोस्टली कोई आप थोड़ा सा उच्च लेवल की एग्जाम देंगे 9th में, जैसे ICSE पैटर्न का देख लिए या CBSE पैटर्न का देख लिए, तो उसमें ये MCQ में पूछ दिया जाता। अब यूपी बोर्ड में भी MCQ आता है तो उसमें भी पूछने की चांस बन सकता है। तो ये चीज़ें हो गई किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में दिया गया। नेक्स्ट पे देख लेते हैं आपके पास WBC के बारे में। WBC क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। WBC क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। WBC में किसी भी प्रकार का रंजक नहीं होता, इसलिए श्वेत रंग का होता, मतलब जो WBC होती है उसमें किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं होता। जैसे उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता था, इसीलिए वो तुम्हारे पास लाल कलर का था, मगर हमारे WBC के अंदर देखा जाए तो किसी भी तरह का रंजक नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, श्वेत यानी क्या सफ़ेद कलर का होता है। फिर नेक्स्ट में लिखें, ये अमीबा के समान अनियमित आकार के होते हैं, मतलब ये क्या कर देते हैं, अमीबा के समान संरचना इनकी होती है और ये इसका कोई एक्चुअल में शेप नहीं होता। मतलब जैसे अभी देखा जाए तो ये बनाए ना, तो ये एक्चुअल में इसका देखो कोई नहीं शेप है, चेहरे जैसे तुम बना दो ये WBC हो जाएंगे। तो ये अमीबा के समान संरचना होती है, ये अनियमित आकार की होती है। किसकी होती है, अनियमित आकार की होती है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, 2 पॉइंट इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट में देख लेते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक है। अब लिखा है WBC में केंद्रक पाए जाते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, बट इसमें WBC के अंतर्गत केंद्रक पाए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती है। इसकी आयु देखा जाता है 3 से लेकर 7 दिन तक होती, कहीं कहीं लेके 5 से लेकर 10 दिन तक लिखा रहता, सिंपल सा बोला जाता है। यानी NCERT में देखा जाए तो वहाँ से लेकर लिखा 1 वीक to 10 डेज होता, मतलब 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर आपकी WBC मृत्यु हो जाती है। तो यानी कोई पूछेगा इसकी आयु कितनी होती, 3 से लेकर 7 दिन तक होती है, इसको मारते हैं। फिर लिखा क्या, यह जीवाणु
यह जीवाणुओं और रोगाणुओं को भक्षण करके रोगों से बचाता है। याद रखना, हमारे शरीर में जो बचाने का काम होता है, डिफेंस का काम होता है, अकेले ही जिम्मेदारी कौन ले रखा है, यानी रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण कर जाता है। मतलब कोई जीवाणु हमारे शरीर के अंदर इंटर किया और रोग फैला गया है, WBC आएगा है, 2 तमाचा मारेगा, कहाँ जाता था, इधर आवा इधर आवा, मारेगा कनमंग नीचे में सही हो जाएंगे। मतलब 2-3 तमाचा मार के उन्हें खा जाएगा, चाहे वो पी जाएगा यदि खा जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, भक्षण बोलते हैं। यदि खा जाएगा तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। यदि खा जाएगा तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। कितना टर्मोलॉजी खतरनाक नहीं कि हायर लेवल में जाएंगे। मतलब ये क्या कर देता, भक्षण करके रोगों से बचाने का काम करता है। बताओ, रोगों को, ये जो रोग कर रहे हैं, जीवाणु कर रहे हैं, इन्हीं को खा जाएगा तो रोग कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए WBC को क्या बोला जाता, प्रहरी व सैनिक भी बोला जाता। तो कोई पूछेगा हमारे शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर किसे हम सैनिक बोला जाता, तो WBC को हमारे शरीर का सैनिक बोला जाता, जो डिफेंस का काम करता। जैसे हमारे देश के वासी, ठीक है, देशवासियों को बचाने के लिए हमारे संघर्ष करने वाले युवा और हमारे भगवान की तरह मानने वाले, ठीक है, उन्हें हमें भगवान खुद ही मानना चाहिए। जो सोल्जर है, आर्मी है, वो बताइए पूरी दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, तब हम अपने देश में सुरक्षित हैं, ठीक है। तो कहीं भी रहिए, ठीक है, उनके परिवार को और उनकी सम्मान करिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इसीलिए इन्हें क्या बोलता है, प्रहरी तथा सैनिक कहा जाता है। बताइए, हमारे शरीर के अंदर WBC की कमी यानी सैनिक की कमी हो जाएगी तो कोई भी जीवाणु हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगा और हमें मार के ख़त्म कर देगा। उसी तरह से सेम टू सेम हमारे देश के अंदर होता है या किसी भी देश कंट्री के अंदर होता है। यदि हमारे पास सैनिक ही कमज़ोर है तो उस देश पे कोई भी देश कब्जा करके उसे मार पीट सकता है, ठीक है। मगर अपना देश तो महान है, ठीक है। यहाँ पर यह हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखा जाए तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। अब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये रुधिर अस्कंदन नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से लिख सकते हैं थक्का, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, थक्का, आप समझ जाएंगे तुरंत। थक्का में सहायक होती है, मतलब प्लेटलेट देखा जाए तो रुधिर में, ठीक है, रुधिर अस्कंदन में सहायक होती है। प्लेटलेट रुधिर स्राव की जगह पर थक्का बनाकर रुधिर को रोकने का काम करता है। कहने का मतलब आप होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आपको, देखिए ये हो गया, ये मान लेते हैं आपकी क्या स्किन हो गई, यहाँ से मान लेते इतनी दूर कट हो गए, तो ये प्लेटलेट जाएगा वहाँ प्लेट नुमा संरचना बना के एक जाल नुमा संरचना बना देगा। क्या, जाल नुमा संरचना बना। अब इस जाल में यहाँ से तुम्हारे पास कौन सी जाएगी, RBC जाएगी। अभी क्या बोले, RBC सर्कुलर शेप यानी डिस्क शेप का होता है, इसी के अंदर ऐसे फंस जाएगी। देखिए ऐसे फंस जाएगी। उसके बाद WBC क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग लगा देगा, जिससे कोई भी जीवाणु या कोई भी रोगाणु आएगा तो उसे बचाने का काम करेगा। तो ये चीज़ क्या होता है, ये रुधिर को थक्का बनाने का काम करता है। जहाँ चोट लगती है प्लेटलाटा जालनुमा संरचना बना देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, प्लेटलेट रुधिर स्राव की जगह थक्का बनाते हैं, रुधिर को रोकने का काम करता है, यानी रुधिर को रोकने का काम करता है, इन्हीं का होता है। फिर नेक्स्ट में लिखा है प्लेटलेट के पास केंद्रक नहीं पाए जाते। याद रखना, प्लेटलेट के पास भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है, ये भी शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता तथा घाव के भरने में मदद करता है। जैसे आपको घाव कहीं चोट लग गई ना, तो ये क्या करेगा, वहाँ जाल बिछा देगा और WBC RBC को ट्रैप कर देगा, उसी में पकड़ लेगा और घाव को जल्दी जल्दी क्या होगा, भरने का काम करेगा। तो यही चीज़ क्या होगा, देखो रक्षा करता है तथा घाव को भरने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्लेटलेट की संख्या प्रति मिली, मतलब एक स्वस्थ मानव में देखा जाए तो 2 लाख से कितना लाख तक होती है, 5 लाख तक होती है। कितनी, 2 लाख से 5 लाख तक होती है प्लेटलेट। सुने होंगे ना, इनका प्लेटलेट बहुत कम हो गया है। यदि प्लेटलेट कम होगी तो हमें जैसे टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या कर देता है, हमारे शरीर की रक्षा में मदद करता है, ठीक है, रक्षा में मदद करेगा। जिससे आप बताइए, रक्षा ही करने वाला आदमी खराब हो जाएगा तो हमें डिजीज तो होनी ही होनी है। तो ऐसे बहुत सारी हमें डिजीज हो सकती है यदि प्लेटलेट कम रहेगा तो प्लेटलेट को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा उपचार देखा जाए तो आपका पपीता है। पपीता का फल खाइए, पपीता की पत्ती खाइए, और याद रखना ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना कि महीना भर हम वही खाते रहें, तो आपकी आँखी की रोशनी भी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, खून की कमी भी हो सकती है। उतने अमाउंट में लेना जिससे आप चल सके। और क्या बोलते हैं, छगड़ी होती है यानी गोट होती है, बकरी का दूध यदि पियेंगे तो उससे भी प्लेटलेट बहुत तेज इंक्रीज करता है। तो ये होता है, सब एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जो अपना काम करता है। तो इतना टोटल था कि इसके बारे में, ब्लड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा धमनी और
सीरा पे अंतर, और ये मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, धमनी और सीरा में अंतर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मतलब ब्लड पे हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लिया। रुधिर क्या होता है, रुधिर के अंदर प्लाज्मा क्या होता है, रुधिर के कोशिकाएं यानी कणिकाएं क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबको हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।